जो संघर्ष करता है वो जरूर चमकता है, जो मेहनत से दूर भागता है वो दर बदर भटकता है। हौसला तुम चील सा रखना, हौसला तुम चील सा रखना, बारिश से तुम कभी न डरना, उड़ना तुम बादलों से भी ऊपर, इतनी ऊंची तुम अपनी उड़ान रखना। बच्चों, एक बार फिर आपका पीसी टॉप क्लासेस में स्वागत है। आपको एसएसटी के अगले क्वेश्चन को लेकर आया हूं और पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको इसको समझाऊंगा। आप लोगों को जो इसके पहले 2 वीडियो मैंने दिया उसको यदि आप लोगों ने देखा होगा तो उसका फ़ायदा भी आपको दिख रहा होगा और उसका फ़ायदा दिखेगा भी, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटिव क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं। आइए देखते हैं, चलते हैं। सबसे पहले 11 नंबर प्रश्न है, जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या है? जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या है? ए नंबर है मारियान, बी नंबर है जर्मेनिया, सी नंबर है आर्यन, डी नंबर है कैरियाना। तो ये जर्मनी का राष्ट्र रूपक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। ये फ्रांस की क्रांति के समय की बात है। जो चित्रकार लोग थे वो चित्रकारों ने स्वतंत्रता के बाद एक प्रतीक ढूंढना प्रारंभ किया। अब प्रतीक के रूप में उन्होंने सोचा क्या लिया जाए, तो उनके दिमाग में आया कि प्रतीक के रूप में नारियों को लिया जाए। तो ये सब नारियों का नाम है वहाँ की और इनका कहीं ना कहीं कोई अर्थ है और इनको प्रतीक के रूप में लिया भी गया। सबसे पहले हम मारियान की बात करते हैं। मारियान स्वतंत्रता की प्रतीक मानी गई और इनकी प्रतिमाओं को सभी जगह पे लगाया गया, जिससे कि हर नागरिक को ये लगे कि वो स्वतंत्र हैं। दूसरा जर्मेनिया। अब जर्मनी और जर्मेनिया दोनों मिलते जुलते हैं, तो आपका जो ऑप्शन सही है वो बी है, जर्मेनिया। जर्मनी का राष्ट्र रूपक जर्मेनिया थी। जर्मेनिया को जर्मनी के राष्ट्र के रूप में माना गया कि देश के रूप जर्मेनिया के आकार का है। जर्मेनिया जो मुकुट पहनती थी वो बलूत के वृक्ष के पत्ते से बना हुआ था। उस पत्ते का जो प्रतीक था वो प्रतीक था वीरता का। ये जो तलवार लिए हुए थे वो तलवार सुरक्षा का प्रतीक था। इस प्रकार से मारियान और जर्मेनिया 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक थे फ्रांसीसी क्रांति के बाद। इनका जो अर्थ था वो स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्रता आदि के लिए इन्हें चिन्हित किया गया था, प्रतीक के रूप में लिया गया था। तो आपका जो संबंध है जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या है, वो ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मेनिया। जर्मेनिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? ऑप्शन है ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी रविन्द्रनाथ, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अवनींद्रनाथ, अब यहाँ देख लीजिए प्रश्न से ही आंसर समझ में आएगा। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाया था? भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाया था? इसका मतलब है भारत माता की पहली तस्वीर बनी, उसके बाद फिर भारत माता की तस्वीर बनाई गई थी। तो भारत माता की पहली तस्वीर जो बनी थी वो बनाई गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सही होता है सी, अर्थात भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो बांग्ला प्रदेश के थे, इसीलिए जो पहली तस्वीर भारत माता की बनाई गई थी इसे बंग माता के नाम से भी जाना जाता है। बंग माता के नाम से भी जाना जाता है इस भारत माता की पहली तस्वीर को। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर इसके बाद बनाए थे भारत के, वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ की। रविन्द्रनाथ जो हैं वो 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो आपका इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर होता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13।
जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? बात सुनिएगा, ये मिट्टी की बात हो रही है, कृषि से संबंधित चैप्टर से लिया गया है। ये प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? अब हम सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक बांगर मिट्टी होती है, दूसरी खादर मिट्टी होती है। बांगर मिट्टी जो होती है वो कम उपजाऊ होती है, खादर मिट्टी जो होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, खादर मिट्टी जो होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा होता है। नदियों के मुहाने पर जो अपर्दन होता है उसके द्वारा जिन मिट्टियों का निर्माण होता है उन्हें हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो हमारा जो ऑप्शन इसका 13 नंबर का है वो सी है, नदियों द्वारा। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः नदियों द्वारा होता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी द्वारा फिर कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, पवन द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, हिमानी द्वारा कौन से मिट्टी का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी के जो लावा होते हैं उसी से मिट्टी का निर्माण होता है और लावा पे पानी पड़ने के बाद वो काली हो जाती है, इसलिए ज्वालामुखी के द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है वो है काली मिट्टी। अर्थात ज्वालामुखी के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद पवन अर्थात वायु के द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है वो लाल मिट्टी का निर्माण होता है, रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है, रेगिस्तानी मिट्टी का निर्माण होता है। इन मिट्टियों का निर्माण पवन द्वारा होता है। हिमानी द्वारा जो मिट्टियों का निर्माण होता है, जो पर्वतीय कंकड़ीली मिट्टी का निर्माण होता है, ये सब हिमानी के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम आगे चलते हैं। तो इसका आपका जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा होता है। अगला है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो समझ लो। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। ये आंदोलन वनों को बचाने से संबंधित था, वनों को बचाने से संबंधित था। इसमें ऑप्शन दिया है, ए नंबर मानव अधिकार, बी नंबर राजनीतिक अधिकार, सी नंबर कृषि और डी नंबर वन संरक्षण। तो मानव अधिकार, चिपको आंदोलन का मानव अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक अधिकार, इसका भी कोई मतलब नहीं। कृषि और वन में अंतर है, कृषि से भी संबंधित नहीं है। और इसका ऑप्शन सही होता है डी, वन संरक्षण। तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, इसी के लिए आंदोलन किया गया था। और आपको इसकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 363 लोग इस आंदोलन में मारे गए थे। इस आंदोलन में उत्तराखंड के जो कृषि करने वाले लोग थे, किसान थे, वो जाकर पेड़ों से चिपक गए थे और उन पे बर्बरता रूप से लाठीचार्ज किया गया था, उन्हें पीटा मारा गया था, जिससे लगभग 363 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगले हम प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, सत्ता सरकार के विभिन्न अंग हैं। अर्थात सत्ता सरकार, जो सत्ता की सरकार होती है, जो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके लिए कुछ कार्य निर्धारित होते हैं, कुछ उनके अंग होते हैं जिनके लिए वे काम करते हैं। तो वे कौन कौन से हैं? पहला नंबर है ए ऑप्शन विधायिका, बी ऑप्शन कार्यपालिका, सी ऑप्शन न्यायपालिका, डी ऑप्शन सभी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सत्ता सरकार के जो अंग वो 3 होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। अर्थात ये तीनों होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी। तो आपका ऑप्शन सही है सभी। अर्थात सत्ता सरकार के जितने अंग हैं तीनों, उनका नाम है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इनके बारे में थोड़ा से हम आपको जानकारी देते हैं। विधायिका, विधायिका जो है, विधायिका का मतलब है कानून का निर्माण करना। सत्ता सरकार जब कानून का निर्माण करती है तो उस कानून निर्माण को हम विधायिका कहते हैं।
कानून निर्माण को हम विधायिका कहते हैं। ऑप्शन बी जो दिया है कार्यपालिका। उसके बाद जो कानून लागू किया जाता है देश में, प्रदेश में जो कानून लागू होता है, उस कानून के लागू होने को कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो झगड़े आदि को रोकने का काम करना होता है, उसके लिए बनाया गया है न्यायपालिका। क्या बनाया गया है? न्यायपालिका। तो इस प्रकार से हमारे ये 5 क्वेश्चन, लगभग इससे 15 क्वेश्चन निकल के आते हैं और आंसर इतना तैयार कर लेने के बाद आप लोगों को इतना ज़्यादा फायदा मिलेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे इनमें से 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से मिल जाएंगे। इसलिए सब लोग इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िए। एक बार आपको फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 1, जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या है? तो जर्मनी का राष्ट्र रूपक जर्मेनिया को माना जाता है। किसको माना जाता है? जर्मेनिया को। दूसरा प्रश्न है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? तो भारत माता की पहली तस्वीर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई। तीसरा प्रश्न है अगला, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो मैं आपको बता दूं, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा होता है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य वन संरक्षण करना है, अर्थात वनों को बचाना है। 15 नंबर, सत्ता सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो सत्ता सरकार के विभिन्न अंग ये तीनों हैं, अर्थात सभी हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। धन्यवाद।